प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने आंसू कविता के 28 पदों तक का अध्ययन कर लिया है। आज उससे आगे 29 और 30वें पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू के पद। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप पहला पद देखें। मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। जब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमें इस पद्यांश का प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग लिखने के लिए जरूरी है कि आप पद को पढ़ें और कवि के भाव को समझें। उसके बाद आप प्रसंग लिख सकते हैं। तो आप देखें, यहाँ पर कवि कुछ प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपने प्रेमी पात्र से पहले परिचय को याद करता है। मधुराका मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। तो यहाँ पर जब हम प्रसंग लिखें तो उसमें लिखें कि इस पद में कवि जयशंकर प्रसाद अपने प्रेमी से पहले परिचय का वर्णन करते हैं। उसके बाद में हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में हम लिखते हैं कि कवि का कहने का भाव क्या है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और छायावादी काव्य की एक विशेषता भी होती है कि ज़्यादातर छायावादी काव्य में रूपक का सहारा लिया गया है। यहाँ कुछ प्राकृतिक उपादान हैं, जैसे मधु है, राका है। यहाँ प्राकृतिक उपादानों से एक रूपक बांधा है कवि ने अपने प्रियतम से पहली मुलाकात को समझाने के लिए। मधु कहते हैं, मधु का मतलब वैसे शहद भी होता है, मधु का मतलब बसंत होता है, मधु का मतलब मीठा होता है और राका का मतलब रात्रि होता है। अब जब बात आती है मधु राका की, तो मधु राका का मतलब होता है बसंत की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि। कवि कहता है, अब दूसरी पंक्ति देखें, पहले देखा जब तुमको। जब अपने प्रेमी पात्र को विरही ने, क्योंकि ये कविता एक विरह की कविता है, यहाँ विरही हृदय विरह में अपने प्रेमी पात्र से प्रथम मिलन को, प्रथम परिचय को याद करके कैसा महसूस करता है, इसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। कवि लिखता है, पहले देखा जब तुमको, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मधुराका मुस्कुराती थी, जैसे जो चांदनी रात है ना, पूर्णिमा की रात हो, जैसे कि बसंत की रात हो और वो मुस्कुरा रही हो। बसंत की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि में पूरे आसमान में चांदनी चमकती है, तारे चमकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। तो जिस तरह से बसंत की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि को देख करके
ऐसा लगता है कि जैसे ये मधुराका मुस्कुरा रही है। वैसे ही विरही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूर्णिमा की रात्रि या बसंत की रात्रि मुस्कुरा रही हो। अब यहाँ देखें, छायावादी काव्य की एक विशेषता और है, प्रतीकात्मकता। यहाँ पर जो मधुराका है वो कौन है? मधुराका ब्रही की प्रेयसी है, ब्रहे की प्रेमिका है। और जब किसी व्यक्ति का अपने प्रेमी पात्र से प्रथम मिलन होता है, प्रथम परिचय होता है, तो वह प्रेयसी या प्रेमिका किसी बसंत रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि से कम दिखाई नहीं देती। ऐसा लगा कवि को पहली बार अपने प्रेमी पात्र को देख करके ब्रही को ऐसा लगा कि जैसे ये पूर्णिमा की रात्रि, बसंत की रात्रि मुस्कुरा रही है। और आगे लिखते हैं, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। अब देखिए यह शब्दों पर ध्यान दें, उसी क्षण। उसी क्षण का तात्पर्य है जिस समय पहली बार तुम्हें देखा। ब्रही हृदय कहता है कि हे प्रेयसी, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो उसी क्षण ऐसे लगा तुम्हें देख करके जैसे कोई बहुत पुराने परिचित हो। तीसरी पंक्ति देखें, परिचित से जाने कब के यानी बहुत लंबे समय से। ऐसे लगा तुम्हें पहली बार देख करके कि जैसे हम बहुत लंबे समय से परिचित हों। और अक्सर ये स्थिति तब होती है जब जो प्रेमी पात्र हैं वो प्रथम परिचय के समय एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जिसको कहते हैं कि पहली नज़र या पहला मिलन या प्रथम परिचय, उसमें दोनों का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है इतना प्रबल हो कि ऐसा लगे ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगे ही नहीं कि हमने एक दूसरे को पहली बार देखा है। जब आकर्षण का भाव होता है तो ऐसा लगता है कि जाने हम कब से एक दूसरे से परिचित हैं। कभी यहां ब्रही हृदय की इसी मनोदशा का वर्णन करता है कि एक ब्रही हृदय अपनी प्रेयसी के प्रथम मिलन को याद करके कहता है कि हे प्रेयसी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये बसंत की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि या चांदनी रात मुस्कुरा रही हो, और उसी समय तुम्हें देख करके ऐसा लगा कि हम जाने कब से एक दूसरे से परिचित हैं। ये तो इसका हो गया भाव। अब जब हम साहित्यिक सौंदर्य विशेष का संधारण करें तो विशेष के संधारण में हम भाषा के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मधु है, राखा है, परिचित है, क्षण है, ये सारे शब्द जो हैं तत्सम शब्दावली से युक्त हैं, इसलिए भाषा तत्सम प्रधान है। और जब हम अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में आप देखें कि मधुराका को यहाँ मुस्कुराते हुए बताया है, जबकि मुस्कुराना मानवीय क्रिया है। जहाँ इस तरह के जो शब्द आते हों, जहाँ प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, तो वहाँ पर साहित्य में एक अलंकार होता है जिसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। रात्रि मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन यहाँ मधुराका को मुस्कुराते हुए बताया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। और आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर जो मधुराका है
उस मधुराका के मुस्कुराने, मधुराका जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि किसी प्रेमी पात्र के लिए अपना जो दूसरा प्रेमी पात्र है वो बसंत की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि या चांदनी रात्रि से कम नज़र नहीं आता। तो यहाँ जो मधुराका है ये जो है प्रेयसी के लिए काम में लिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीकात्मकता भी हम लिख सकते हैं। तो ये विशेष के संधारण में, और एक और आप लिख सकते हैं कि ये छायावादी काव्य की विशेषता भी है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया है। तो इस तरह से आप विशेष का संधारण करने, रूपक अलंकार है, और रूपक में भी आप देखिए, रूपक में भी ये लिखा है कि मुस्कुराती राग, मधुराका को मुस्कुराते हुए बताया है, इसलिए बात को थोड़ा रूपक के माध्यम से बात को जब बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी साथ में रहता है, इसलिए आप इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी लिख सकते हैं। और अब आप दूसरा पद देखें, परचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। यहाँ प्रसंग वही चल रहा है कि एक विरही हृदय अब विरह में अपनी प्रेयसी से प्रथम मिलन को याद करता है और उसका वर्णन करता है। व्याख्या जब करेंगे तो लिखें इसका भाव कि परचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से। यहाँ वही प्राकृतिक उपादान है, राका है, जलनिधि है, हिमकर है, किरणें हैं, लहर है, ये सब प्राकृतिक उपादान है। अर्थात यहाँ भी रूपक का विधान है। सीधा साधा अर्थ यहाँ नहीं लगता है, इसलिए लाक्षणिकता भी है, अर्थ लगाना पड़ता है। तो देखें कवि क्या लिखता है, परचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, जलनिधि कहते हैं समुद्र को। राका रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि, चांदनी रात्रि। परचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, जिस तरह से, जैसे, जिस तरह से हिमकर से किसका परिचय होता है, परिचय राका जलनिधि का। देखिए राका चांदनी रात, पूर्णिमा की रात, जलनिधि यानी समुद्र। जब पूर्णिमा की रात्र का, चांदनी रात्र का, जलनिधि यानी समुद्र से परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से। पूर्णिमा की रात्रि में, चंद्रमा की रात्रि में सागर से चंद्रमा का जब परिचय होता है, देखिए क्या रूपक बांधा है कवि ने कि जिस तरह से चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से सागर का परिचय होता है, वैसे ही किसका परिचय हुआ, ये भाव अब लगाना पड़ेगा। वैसे ही एक प्रेमी पात्र का दूसरी पात्र से परिचय होता है। ऊपर से किरणें आती, ऊपर कौन है, चंद्रमा, चांदनी रात की बात हो रही है, पूर्णिमा की बात हो रही है, तो ऊपर से किरणें आती, ऊपर से चंद्रमा की किरणें आती हैं, मिलती हैं गले लहर से, और ऐसा लगता है जैसे नीचे जो सागर है, नीचे जो समुद्र है, उसमें जो लहरें उठ रही हैं, उन लहरों से चंद्रमा की किरणें गले मिल रही हैं। अब आप यहां पर देखें, एक प्रकृति में कहें या भूगोल में कहें, एक घटना घटती है जिसे हम ज्वार भाटा की संज्ञा देते हैं, और ये ज्वार भाटा पूर्णिमा की रात्र को ही आता है। पूर्णिमा की रात्र में चंद्रमा की जो किरणें हैं, जब वो सागर में पड़ती हैं, समुद्र में पड़ती हैं, तो समुद्र की जो लहरें वो एक उफान लेती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं समुद्र की लहरें, चंद्रमा की किरणों की तरफ उठती हैं, और ऊपर से चंद्रमा की किरणें नीचे की तरफ सागर में या समुद्र में पड़ती हैं। तो कवि ने ये रूपक बांधा है कि ऐसा लगता है
कि जैसे चंद्रमा की ये किरणें सागर की लहरों से गले मिल रही हैं या मिलना चाहती हैं, और नीचे से ऐसा लगता है जैसे सागर की जो लहरें हैं वो चंद्रमा की किरणों को चूमना चाहती हैं या उनसे मिलना चाहती हैं। दोनों एक दूसरे से मिलन को व्याकुल हैं, आतुर हैं, ऐसा दिखाई देता है। पूरा एक बार पुनः पढ़ें, फिर भाव समझे। परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, जब चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात्र में सागर का चंद्रमा से परिचय होता है, तो ऊपर से चंद्रमा की किरणें नीचे समुद्र की लहरों से गले मिलने के लिए लालायित होती हैं, ऐसा लगता है। अब यहां तो ये जो है रूपक था, लेकिन जब बात यहां एक ब्रही हृदय की हो रही है, प्रेमी और प्रेमिका की हो रही है, तो वैसा ही एक संबंध प्रेमी प्रेमिका में होता है। प्रेमी लालायित रहता है प्रेमिका से मिलने के लिए, और प्रेमिका लालायित रहती है प्रेमी से मिलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे यहां चंद्रमा प्रेयसी है, सागर प्रेमी है। अर्थात कि एक प्रेमी जो चंद्रमा है वो प्रेयसी का प्रतीक है, सागर जो है वो प्रेमी का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता शैली भी हो गई अब इसमें, जब हम विशेष में लिखेंगे। तो जब किसी का प्रथम मिलन होता है तो प्रेमी पात्र एक दूसरे से मिलने को व्याकुल रहते हैं। ये इसका जो है भाव है जो कवि कहना चाहता है। अब बात आती है साहित्यिक सौंदर्य की। तो आप देखें, परिचय राका जलनिधि का। अब राका का और जलनिधि का परिचय किससे हो रहा है? हिमकर से, चंद्रमा से। तो परिचय तो एक मानवीय क्रिया हो गई, और ये प्राकृतिक उपादान है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मानवीकरण अलंकार है। और दूसरा, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से, किरणों का आना और लहरों से गले मिलना, जबकि मिलना भी मानवीय क्रिया है। तो यहां भी मानवीकरण अलंकार हो गया। लाक्षणिकता है, क्योंकि अर्थ सीधा साधा नहीं लगता है, इसलिए आप लिख सकते हैं पूरे पर में लाक्षणिकता है। प्रतीकात्मक शैली है, क्योंकि जो जलनिधि है वो प्रेमी का प्रतीक है, हिमकर है वो चंद्रमा, जो चंद्रमा है हिमकर है वो प्रेयसी का प्रतीक है। तो इस तरह से मानवीकरण अलंकार हो गया। और एक दूसरी पंक्ति में आप देखें, जैसे शब्द आया जैसे होता हिमकर से, यानी परिचय राका का जलनिधि के जैसे होता हिमकर से, चंद्रमा से जैसे जलनिधि का चांदनी रात में परिचय होता है। तो जहां जैसे, ज्यों त्यों इस तरह के शब्द जहां आ जाएं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इस तरह से आप जो है साहित्यिक सौंदर्य या कहें विशेष का संधारण कर सकते हैं। आज ये दो पद 29 और 30 आपकी समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। फिर भी समझ में कोई शब्दार्थ, कोई विशेष या साहित्यिक सौंदर्य का संधारण या भाव में कहीं किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स डाल करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।